देखिए 32 सेट कंप्लीट हो गए थे और ये है टेस्ट नंबर 33। इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स इवेंट सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटे के लिए घंटी को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए। पहला प्रश्न है, एक विरासत अपनाएं योजना। एक विरासत अपनाएं योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, क्या क्या हैं। इसे संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विकास के लिए विरासत स्थलों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपना है। क्यों निजी क्षेत्र की कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियों से अच्छे से करती हैं क्या, उसका कार्यभार संभालती हैं क्या? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आप एक प्राइवेट बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक देखकर पता लगा सकते हो। एसबीआई के ऑफिस में जाना, अब तो चलो दोनों सेम ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन अब आज से 5 साल पहले क्या होता था, एसबीआई का कि बैंक का ऑफिस देखो और आईसीआईसीआई या एचडीएफसी का ऑफिस जाओ, कितना ज़मीन आसमान का अंतर। एक में पंखे खटर खटर हिलते रहते हैं, एक में एसी की आवाज़ नहीं आती। तो चलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। निजी कंपनियों को सौंपना ताकि अच्छे से इनका कार्यभार संभाल सकें और इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2017 में एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर। इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 1-1.5-2 साल पुराना करंट अफेयर्स, 1.5 साल तक का पूछता है यूपीएससी में। इस तरह के प्रश्न कभी भी हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, चाहे वो 5 साल पुराने हों। अपनी पहचान योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक या सांस्कृतिक विरासत स्थलों, स्मारकों तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधा विकसित करना है। और इस परियोजना के तहत विभिन्न पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए विरासत स्थलों, स्मारकों तथा अन्य पर्यटक स्थलों को निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा व्यक्तियों को सौंपने की योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन विरासत स्थलों को एक विरासत अपनाएं परियोजना के अंतर्गत चुना गया है? कौन कौन से हैं इसमें? तो लाल किला, गद्दीकोटा किला, पश्चिमी घाट और हम्पी। तो देखिए इसमें लाल किला है, करेक्ट है। गद्दीकोटा किला है, ये भी करेक्ट है। हम्पी भी है इसमें पश्चिमी घाट नहीं है, वेस्टर्न घाट को शामिल नहीं किया गया। तो कर दो एलिमिनेट, इसको ज़रा हटा दो। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो चलिए कौन कौन से दिखाता हूँ इसमें। एक विरासत परियोजना के तहत निम्नलिखित विरासत स्थलों को शामिल किया गया, कौन कौन है वो? देखिए गद्दीकोटा किला है आंध्र प्रदेश का, लाल किला है दिल्ली का, सूरजकुंड मेला हरियाणा और जंतर मंतर है दिल्ली का, कुतुब मीनार है दिल्ली की, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र की, लेह पैलेस है जम्मू कश्मीर का, हम्पी है कर्नाटक का और गंगोत्री मंदिर तथा ट्रेल से गोमुख तक का क्षेत्र उत्तराखंड में और माउंट स्टोक कांगड़ी ट्रैक लद्दाख जम्मू कश्मीर। ये सारी चीज़ें इनको पढ़ लो ज़रा। एक विरासत अपनाए परियोजना में इसमें कहीं दिख रहा है वेस्टर्न घाट? कहीं पर नहीं है। अधिकतर देखा जाए तो सारे के सारे कल्चरल इवेंट ही हैं इसमें, प्राकृतिक तो कुछ लग नहीं रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कृषि पर्यटन का लाभ हैं? कृषि पर्यटन के कौन कौन से लाभ हैं इनमें? देखिए तो सारे लाभ हो सकते हैं यहाँ पर। एक, रोजगार सृजन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने में मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है। नए उपभोक्ता बाजारों का विकास होता है, इसमें होता है। यह स्थानीय परंपराओं, कला के रूपों एवं संस्कृति को बनाए रखने में भी मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर। तो देखिए कृषि पर्यटन या पर्यटन का एक रूप है, कृषि पर्यटन का एक रूप है जिसमें कृषि आधारित संचालन शामिल है जो पर्यटकों को खेती तक लाता है। और कृषि पर्यटन के लाभ देख लीजिए कौन कौन से हैं। ग्रामीण महिलाएं सशक्त होती हैं, रोजगार सृजन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने तथा उसे मजबूती प्रदान करने में मदद मिलती है। जो नए उपभोक्ता हैं उनका बाज़ार विकसित होता है जिससे किसानों के लिए आजीविका की संभावना में वृद्धि होती है।
स्थानीय कलाएं, संस्कृति तथा स्वदेशी परंपराओं में संरक्षण में मदद मिलती है, उनका संरक्षण करने में। पर्यटकों के संपर्क में आने से जो ग्रामीण दृष्टिकोण है उसमें बदलाव होता है तथा उनमें जीवन के प्रति नई संभावनाओं का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित जलवायु कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मैक्सिको में पक्षकारों के सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। यह मैक्सिको में COP16 पक्षकारों के सम्मेलन में स्थापित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, इसके लिए एकमात्र राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, इतनी बार बताया है, जिस स्टेटमेंट में केवल, किंतु, परंतु जैसे स्टेटमेंट आते हैं वो अधिकतर गलत हो जाता है। जैसे एकमात्र, केवल अधिकतर गलत होते हैं, 90% गलत होते हैं। तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखाइए प्रीलिम्स में और एलिमिनेट करके इसको हटाइए। तो ये भी नहीं हो सकता इसका, चूँकि पहला सही है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, क्योंकि इसमें केवल नाबार्ड नहीं है, नाबार्ड भी है, सिडबी भी है इसमें, तो दूसरा गलत है यहाँ पर। तो हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड और हरित जलवायु कोष UNFCCC का वित्त तंत्र है, जिसे वर्ष 2010 में कानकुन मैक्सिको में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन COP16 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, और इसमें सिडबी भी शामिल है, इसमें हरित जलवायु कोष भी शामिल है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको बोलते हैं ना, और इसमें भारत राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई NIE के रूप में कार्य करते हैं। तो कितने हो गए इसमें? नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया और GCF हो गया। अगर इसको देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो गया, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी हो गया, हरित जलवायु कोष हो गया, के लिए भारत में राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में काम करते हैं तीनों के तीनों। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल है? मंदिकेरी, अगुम्बे और कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर है? देखिए, कुर्ग कर्नाटक में है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तीनों के तीनों जो हैं वो पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय पर्यटन स्थल है, मदिकेरी, अगुम्बे और कुर्ग। तो डी हो जाएगा इसका। तो देखिए, पारिस्थितिकीय पर्यटन को आमतौर पर ऐसे पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पारिस्थितिकीय रूप से स्थायी हैं। पारिस्थितिकी स्थिरता की अवधारणा किसी दिए गए क्षेत्र की पर्यावरण वहन क्षमता को शामिल करती है। मदिकेरी हो गया, अगुम्बे, कुर्ग तथा शिमोगा कर्नाटक के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल हैं। सबके सब कर्नाटक के हैं। कुर्ग का तो नाम सुना ही होगा ना, आप शिमोगा का भी याद कर लो, अगुम्बे भी कर लो और मदिकेरी कर लो। मदिकेरी की विशेषता उच्च भूमि में उष्णकटिबंधीय जलवायु का पाया जाना, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1150 मीटर है। मदिकेरी पश्चिमी घाट में अवस्थित है तथा एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। तो कभी जाना तो घूम के आना मदिकेरी वेस्टर्न घाट में। अगुम्बे कर्नाटक में स्थित एक छोटा सा गांव है। अगुम्बे कर्नाटक में स्थित एक छोटा सा गांव है। इसे दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है, मतलब बहुत सारी वर्षा पड़ती होगी यहाँ पर। अगुम्बे वर्षा वन संरक्षण प्रयासों, औषधीय पौधों के प्रलेखन और पर्यटन, मतलब ट्रैकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों से जुड़ा है। तो इम्पोर्टेंट है सबके सब, इनका नाम याद रख लो। अगुम्बे, मदिकेरी, कुर्ग और शिमोगा। इसमें जो चेरापूंजी है दक्षिण का, वो कौन है? अगुम्बे है। दक्षिण का चेरापूंजी अगुम्बे है और हिल स्टेशन मदिकेरी है। हिल स्टेशन मदिकेरी है, 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का हिस्सा है? देखिए, हृदय में 12 पर्यटन स्थल आते हैं। तो अमरावती है इसमें, गया भी है इसमें, मथुरा भी है। आगरा नहीं है इसमें, गया है, अमरावती है, मथुरा है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा इसका। तो भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने विरासत स्थलों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण के साथ 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय की शुरुआत की।
मार्च 2019 तक यह 12 चिन्हित शहरों में लागू की जा चुकी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भले ही 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई, लेकिन इसका मोटो रहता है ना कि 2019 तक कितने शामिल करने, 20 तक, 22 तक, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते रहो, 12 के 12 ही हैं, तब भी 3-4 साल से 12 ही हैं इसमें। तो अमरावती शामिल है इसमें, आंध्र प्रदेश का, गया बिहार का, द्वारिका गुजरात का द्वारिका, कर्नाटक का बादामी, ओडिशा का पुरी, और पंजाब का अमृतसर, राजस्थान का अजमेर, तमिलनाडु का कांचीपुरम, तमिलनाडु के 2 हैं, बेलमकल्ली भी है, और तेलंगाना का वारंगल है, और उत्तर प्रदेश का है बनारस, और उत्तर प्रदेश का एक और है मथुरा। तो सिटी के नाम जैसे भूल जाओ तो स्टेट याद करो पहले, फिर ऊपर से आओ ना, ऊपर से जैसे मैप को अपना माइंड सेट बनाओ, जैसे इंडिया का मैप है ना, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का कोई है नहीं है, फिर उसके नीचे निकलो पंजाब, तो पंजाब में कितने हैं, इसमें केवल एक है अमृतसर, फिर उसके और नीचे आओ उत्तराखंड में कितने हैं, कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश नीचे आ जाओ, हरियाणा में कितने हैं, तो ऐसे ऐसे एलिमिनेट करते चलो बिल्कुल नीचे। अब मैप बार बार देखा होगा फिज़िकल ज्योग्राफी, तो पता चल जाएगा सबको। तो आगरा इसमें नहीं है, आगरा इसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश के 2 हैं केवल, बनारस और मथुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है नृत्य और दूसरी तरफ है उसके राज्य। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में और संगराई नृत्य त्रिपुरा में, दोनों के दोनों सुमेलित हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा और संगराई त्रिपुरा। संगराई नृत्य का संबंध त्रिपुरा से है तथा बंगला पांचांग के अनुसार चैत्र अप्रैल के महीने में संगराई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है। गोटीपुआ ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। यह सदियों से ओडिशा के युवाओं द्वारा किया जाता है। इसमें वे जगन्नाथ तथा कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। 8वां प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा की उत्पत्ति देखी जा सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं, पक्षकारों का सम्मेलन COP19 में नहीं, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में भी नहीं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसे हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है, वर्ष 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा पेश की थी। सबका सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलिए। यूलिसिस पुरस्कार दिया जाता है, किस में दिया जाता है? यूलिसिस पुरस्कार दिया जाता है नैतिक पत्रकारिता को मान्यता देने के लिए, पर्यटन में नवीन ज्ञान का सृजन एवं उसका प्रसार करने के लिए, व्यक्तियों को दी जाने वाली सामाजिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए, या आणविक चिकित्सा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। यूलिसिस पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है पर्यटन में नवीन ज्ञान का सृजन एवं उसका प्रसार करने के लिए। तो देखिए, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूलिसिस पुरस्कार पर्यटन में अभिनव ज्ञान सृजित एवं प्रसारित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित विद्वान को दिया जाता है। कनाडा के डॉक्टर हैं जियोफ्री बाल को पर्यटन एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके अग्रणी शोध के लिए 13वें यूलिसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतिम प्रश्न है, एलिफेंट बॉन्ड क्या है? एलिफेंट बॉन्ड हाथियों की सुरक्षा हेतु धन जुटाने के लिए असम सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड है क्या? देखिए, एलिफेंट का मतलब ये नहीं है कि हाथियों से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न सबसे पहले ऐसे काटो जो उससे मिलती जुलती जो व्याख्या करता, कभी नहीं होता ऐसा। काले धन को वैध बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड है, यही करेक्ट है इसका। काले धन को वैध बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाने वाला एक बॉन्ड है। RBI द्वारा बॉन्ड है, ये गलत हो जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा है काले धन को वैध बनाने के लिए, और इसको बोला जाता है एलिफेंट बॉन्ड। तो सरकार की ओर बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति ने एलिफेंट बॉन्ड लाने की सिफारिश की है। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सौंपी है। इस एलिफेंट बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन को वैध बनाने के लिए किया जा सकेगा। इसमें लगाई गई
आधी रकम सरकार को प्राप्त होगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इसके तहत 1 करोड़ रुपए के काले धन को वैध करना चाहता है तो उसे बदले में 50 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी सरकार के कोष में चले जाएंगे, वरना उसको जला दे या फिर जेल चला जाए। तो चलिए 10 के 10 प्रश्न हैं। काले धन को पानी या बहाने से जलाने से तो अच्छा है ना, 50 लाख सरकार को दे दे, 50 लाख अपने पास रख ले, और कोई चारा नहीं है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहो, बेल आइकन को प्रेस करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।